नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी की लाइफ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ की। तो मैं बता दूं आपको कि महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और उनका जन्म हुआ था एक वनिया परिवार में जो कि था काठियावाड़, गुजरात में। और उनके पिता का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी और वो चीफ मिनिस्टर थे पोरबंदर, काठियावाड़ के दीवान उस टाइम बोला करते थे उनको। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और उनके व्यक्तित्व का गांधी जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव था। अब हम बात करें अर्ली लाइफ की, तो गांधी के पिता ने 4 शादियां की थी और पहली 2 पत्नियां जो थी वो नौजवान मर गई थी और उनके एक एक बेटी थी। ठीक है, तीसरी पत्नी जो थी वो निसंतान थी, इसलिए उसी पत्नी की परमिशन से चौथी शादी की गांधी के पिता ने और गांधी पैदा हुए। गांधी की जिंदगी पर 2 नाटकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कौन कौन से थे? श्रवण पितृभक्त नाटक और दूसरा था राजा हरिश्चंद्र। इन्हीं की वजह से उन्होंने सत्य का मार्ग चुना। तो ध्यान रखना है आपने, श्रवण पितृभक्त और राजा हरिश्चंद्र नाटक जो थे इनका गहरा प्रभाव रहा था और इन्हीं की वजह से सत्य का मार्ग चुना था। अर्ली एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 9 साल की उम्र में घर के नज़दीक ही इन्होंने राजकोट में जो स्कूल था उसमें गए और 11 साल में हाई स्कूल गए। वहाँ पर एक मुस्लिम दोस्त ने इनको मांस खिलाया था। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी शादी की तो इनकी शादी हो गई थी 13 साल की उम्र में ही कस्तूरबा के साथ। कस्तूरबा इनसे 1 साल बड़ी थी, 14 साल की थी। ठीक है, गांधी का पहला बच्चा जो था वो मर गया था और उसके बाद इनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके इंग्लैंड डेज की। ये स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। जैन 1888 में भावनगर के सामलदास कॉलेज में ये पहले दाखिल हुए और उसके बाद एक पारिवारिक मित्र था जो कि ब्राह्मण था, मावजी दावे जोशी। ठीक है, इसने लंदन में जाकर गांधी को कानून पढ़ने की सलाह दी, लेकिन जो गांधी की मां थी पुतलीबाई वो इसके पक्ष में नहीं थी और गांधी जो थे वो चाहते थे कि वो जाएं पढ़ाई करने। तो उन्होंने अपनी मां और पत्नी को ये वचन दिया कि वो मांस, मंदिरा और लड़कियों से दूर रहेंगे। और लंदन जाने के लिए गांधी के वकील भाई लक्ष्मी दास जो थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया था। ठीक है, और लंदन में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और माता के साथ जो वादा किया था उसको निभाया भी इन्होंने। लंदन में जब तक इनको प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिल गया तब तक इन्होंने भोजन नहीं किया। ठीक है, और लंदन में उन्होंने वो प्रभावित हुए हेनरी सॉल्ट के लेख से। हेनरी सॉल्ट एक लेखक थे, उनके लेखन से प्रभावित हुए ये। और उसके बाद इन्होंने वेज सोसाइटी ज्वाइन की लंदन में ही। उसके कुछ मेंबर जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी मेंबर थे जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, इसके मेंबर थे कुछ वेज सोसाइटी के मेंबर। ठीक है, और गांधी ने इन लोगों ने गांधी को प्रेरित किया कि वो भगवत गीता को पढ़ें। और उसके बाद गांधी ने भगवत गीता को तो पढ़ा, उसके साथ साथ में उन्होंने लाइफ ऑफ बुद्धा को भी पढ़ा। लाइफ ऑफ बुद्धा पढ़ने से उनकी लाइफ का एटीट्यूड बदल गया। तो क्वेश्चन बनता है ये कि कौन सी बुक थी जिसकी वजह से गांधी की लाइफ का एटीट्यूड ही बदल गया? तो वो थी लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसके बाद गांधी ने बाइबल और पैगंबर को भी पढ़ा और 22 साल की उम्र में 1891 में गांधी जो थे वो वापस आ गए इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने वकालत करने की कोशिश की लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। और 1893 में इन्होंने एक मुस्लिम मर्चेंट जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनके साथ ही ये मिले। उनके साथ ये नहीं मिले, वो उनके साथ मिले और अपना उनका एक केस था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए इन्होंने चलने को बोला गांधी को 1893 में। तो गांधी का जैसे कि वो सक्सेसफुल नहीं थे यहाँ पर लॉ में, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। जब गांधी साउथ अफ्रीका पहुँचे, अब चलता है नया फेज साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका में गांधी ने देखा कि यहाँ पर जो एशियंस हैं उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता है, बहुत ही अन्याय होता है उनके साथ।
उन्होंने देखा कि वहाँ पर 3 तरह के लोग थे। कितनी तरह के? 3 तरह के। पहले कौन से थे? वे थे श्रमिक जो 1890 में गन्ने की खेती करने के लिए गए थे, और दूसरे थे मर्चेंट मुस्लिम मेमन, ठीक है, और तीसरे थे वो श्रमिक जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वहीं पर रुक गए थे, ठीक है। और ये सभी लोग जो थे अनपढ़ थे, और ये इनको ना तो कोई अधिकार था, जैसे कि ना तो वोट दे सकते थे ये, और ना ही रात को घर से बाहर निकल सकते थे, और ना ही किसी पब्लिक फुटपाथ के ऊपर ये चल सकते थे, ठीक है। और ये अनपढ़ थे, इसलिए ये सोचते थे कि ये इनका भाग्य ही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मतलब इनके भाग्य में ही लिखी हैं, और इन्होंने इनके साथ ये होनी ही है। तो गांधी ने जैसे गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो इन्होंने 5 बुक्स पढ़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। पहली थी अपोलॉजी, ये थी प्लेटो की लिखी हुई बुक। और दूसरी थी अनटू दिस लास्ट, ये 1862 की बुक थी, जॉन रस्किन की, ठीक है। जॉन रस्किन ने अनटू दिस लास्ट 1862 में लिखी थी, और ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसको गांधी ने गुजराती में ट्रांसलेट भी किया था। किस बुक को? अनटू दिस लास्ट को। और किसने लिखी थी ये? जॉन रस्किन ने, ठीक है। उसके बाद गांधी ने तीसरी बुक भी पढ़ी जिसका नाम था ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। और हेनरी डेविड थॉरो, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स होंगी इसमें क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इनके नाम क्या है एक्चुअल में, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। एथिकल रिलीजन, ये लिखी थी विलियम सेल्टर ने। कब लिखी थी? ये लिखी थी 1889 में, ठीक है। और द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि गांधी ने बाद में लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी बनाया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रही आपकी नेक्स्ट ये बुक्स, अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किन, एथिकल रिलीजन विलियम सेल्टर, ठीक है। उसके बाद अपोलॉजी है, ये प्लेटो की है, और द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टॉय की, और ये ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। तो ये बुक्स थी, इनके ऊपर इनका गांधी के ऊपर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, अब गांधी ने स्ट्रगल शुरू किया, जैसे कि उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, तो इन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। तो इसके 2 फेज़ थे, 2 फेज़ को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो पहले में था मतलब 2 फेज़ कौन कौन से थे? मॉडरेट फेज़ था और दूसरा सत्याग्रह फेज़ था। तो पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनकी कि मॉडरेट फेज़ क्या था और दूसरा फेज़ क्या था। तो मॉडरेट फेज़ पहले क्या था? गांधी ने साउथ अफ्रीका की जो अथॉरिटीज़ थी और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उसके साथ अपील की कि भारतीय की दशा को देखो, यहाँ पर इनके साथ कितना गंदा व्यवहार होता है। और इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की और इंडियन ओपिनियन एक पेपर भी चलाया इन्होंने, ठीक है। और दूसरे फेज़ में गांधी ने क्या किया? सभी ने अवज्ञा को अपनाया इसमें, ठीक है, सत्याग्रह जो फेज़ था, ठीक है। 1906 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो थे, जो कि भारतीयों को रखने के लिए ज़रूरी होते थे, इनके ऊपर फिंगरप्रिंट भी होते थे, ये रखना अनिवार्य होते थे, इनको जला दिया था इन्होंने। और इस तरह से बाकी चीज़ें की। 1 बाय 1 हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनके साथ नस्लीय भेदभाव हुआ। क्या हुआ? एक चीज़ हुई इनके साथ कि ये जिस ट्रेन के डिब्बे में थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया। दूसरा, जब इन्होंने तांगा लिया तो तांगे के ड्राइवर के साथ पहले इनको बिठाया गया और बाद में बोला कि ड्राइवर के साथ भी नहीं बैठना है, तुम नीचे पायदार पे बैठो, मतलब जो पैर रखने के लिए जगह होती है वहाँ पर। जब गांधी ने मना कर दिया तो गांधी को बुरी तरह से पीटा गया। और तीसरा इंसिडेंट हुआ ये जॉन्सबर्ग में, इनको होटल में कमरा ही नहीं दिया गया। तो ये था बिगनिंग। तो फेज़ 1 में क्या हुआ कि गांधी ने प्रिटोरिया में लोगों को जागृत करना शुरू किया, लोगों में सम्मान की भावना जगाई। सबसे पहले उन्होंने बोला कि नस्लीय भेदभाव जो है इसको दूर करो, और भारतीयों के साथ इन्होंने सभाएं भी की, उनको संगठित किया और दमन के विरुद्ध उन्हें प्रेरित किया और अधिकारों की मांग करने के लिए भी उनको प्रेरित किया। अब दक्षिण अफ्रीका की जो विधायिका थी और जो लंदन में औपनिवेशिक सचिव थे और ब्रिटिश जो सांसद थे, उनको गांधी ने याचिकाएं लिखी, पत्र लिखे। उनको बहुत विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार जो है उनकी मदद करेगी, न्याय में उनकी बहुत उम्मीद थी। और उन्होंने देखो, ये नटाल कांग्रेस जो है
इसकी स्थापना की उन्होंने सबसे पहले 1894 में। और उसके बाद इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन पत्र भी चलाया था 1903 में, जो कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल 4 भाषाओं में छपता था। तो ये आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी भाषाएं। इसमें कन्फ्यूजिंग ये होता है कि ये लगता है कि तमिल शायद नहीं होगी, तो आपने ध्यान रखना है कि तमिल भी थी, जिसमें इंडियन ओपिनियन पेपर जो था वो पब्लिश होता था। उसके बाद इन्होंने फोनिक्स एक आश्रम बनाया नटाल में ही 1904 में। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद फेज होता है दूसरा स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और, एक वॉर युद्ध चला था, तो उस टाइम गांधी ने क्या किया, स्वयं सेवकों का एक समूह बनाया और उसको प्रशिक्षित किया। एम्बुलेंस चालक थे 1900, ठीक है, उनका एक समूह बनाया था इन्होंने। ठीक है, और एक चीज़ और जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, गांधी जो थे वो 1896 में भी भारत आए थे और राजकोट में एक ग्रीन पैम्फलेट जारी किया था इन्होंने। और उसके बाद इसमें इन्होंने बताया था कि भारतीयों की परिस्थिति कैसी है वहाँ पर, और सरकार ने इस जो ये पैम्फलेट था इसको सरकार विरोधी बताया था। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा फेज़, सत्याग्रह फेज़। इसमें क्या था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 1906 में ये जब शुरू हुआ सत्याग्रह, किस लिए शुरू हुआ, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल शांतिपूर्वक था। गांधी का नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें शांति से ही होती थी। ठीक है, तो सभी ने अवज्ञा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। 1906 में सबसे पहले इन्होंने ये अपनाया था सत्याग्रह। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सत्याग्रह सबसे पहले कब अपनाया गया था। तो अपनाया गया था 1906 में। क्या हुआ था कि जो भारतीय थे साउथ अफ्रीका में, उनको क्या करना पड़ता था, अपनी उंगलियों की निशान और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो था वो अपने साथ रखना पड़ता था। आरसी जो थी वो साथ में रखनी पड़ती थी। और गांधी ने इसका विरोध किया और इनको जेल में डाल दिया गया। सरकार ने एक चाल की और जिसके तहत इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिए, जो भी भारतीय थे, जो भी गिरफ्तार किए थे, गांधी का भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन बाद में गांधी ने क्या किया, सार्वजनिक रूप में ही इन आरसीज को जला दिया लोगों के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से। तो इस तरह से ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हुई कि एक कानून बना जिसके अंतर्गत जो भारतीय थे वो माइग्रेट नहीं कर सकते थे, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जा सकते थे। तो 1908 में अगस्त में नटाल जो जगह थी, ठीक है, वहाँ पर भारतीयों ने ट्रांसवाल की जो सीमा थी उसको पार किया था। नटाल से ट्रांसवाल किए गए वो, और इस कानून का उल्लंघन किया। लेकिन तभी अक्टूबर 1908 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में सरकार मान गई थी, घुटने टेक दिए थे और इंडियंस को ये मिल गया था राइट। उसके बाद एक और चीज़ होती है टॉलस्टॉय फार्म। क्या हुआ कि जो भारतीय थे अब गरीब थे, आंदोलन तो लगातार नहीं कर सकते थे, तो गांधी ने इनके पालन पोषण के लिए ये टॉलस्टॉय फार्म जो था 1910 से 13 तक स्थापना की इसकी। और जो भारतीय थे उनको भरण पोषण के और स्वयं पोषण के तरीके बताए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस चीज़ से इन्होंने स्वयं पोषण के तरीके बताए थे, तो वो टॉलस्टॉय फार्म था। कहाँ था, नटाल में। उसके बाद एक चीज़ थी पॉल टैक्स। ये हुआ क्या था, जो अनुबंधित भारतीय थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भारतीय थे और जो गरीब श्रमिक थे, ये इससे बहुत प्रभावित हुए थे और गांधी जी ने इसका विरोध किया। सरकार ने क्या किया था कि 3 पाउंड मांगे थे इनसे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट था जो गरीब लोग थे। तो ये लोग जो थे गांधी के सत्याग्रह में शामिल हो गए थे और ये एक बहुत बड़ा सत्याग्रह बन गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की थी गांधी ने। उसके बाद एक और कानून आया, वो था इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो इसमें क्या था कि जो इंडियन मैरिजेस थी उनको इनवैलिड कर दिया। कैसे, सरकार ने ये बोला कि जो भी धर्म जो हैं ईसाई धर्म के अनुसार नहीं हुए हैं या जो पंजीकृत नहीं किए गए थे, उन सबको ही अमान्य बता दिया। अब क्या हो गया, अब जो भारतीय थे उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हमारा कल्चर ऐसा ही है ना, बहुत शर्मिंदा महसूस किया कि मतलब लेडीज़ की जब बात आ जाती है, शादी की बात आ जाती है तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो भारतीयों ने भी ये शर्मिंदगी महसूस की और महिलाएं भी गांधी के साथ आ गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्ट्रगल गांधी ने शुरू किया। इसके लिए इन्होंने लोगों को तैयार किया और संघर्ष के रूप में इन्होंने क्या किया, अवैध रूप से
सीमा को पार किया। गांधी की पत्नी भी साथ में थी इनके और उनको भी गिरफ्तार किया। लेकिन 11 महिलाएं थीं जिन्होंने सीमा पार की। और न्यू कैसल एक शहर था, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू कैसल कौन सा शहर था? ये खनन शहर था, खनन होता था यहाँ पे। तो इन महिलाओं ने खदान के जो श्रमिक थे उनको हड़ताल करने के लिए राजी किया और इन महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में। अच्छा, ये जब स्ट्रगल चल रही थी तो गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भारत का दौरा किया और जो लोग और लोगों को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव होता है और सारी परिस्थिति के बारे में लोगों को अवगत कराया था। इसी में अब इसके बाद जो लास्ट स्ट्रगल थी, इसके बाद वार्ता की श्रृंखला शुरू हुई किस किस के बीच में? गांधी, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और CF एंड्रयूज और जनरल समस्टस। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आपको याद रखने। लेकिन उसके बाद वार्ता की श्रृंखला चल पड़ी और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मान लिया कि जो RC है उसको भी हम ख़त्म कर देंगे और जो भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह हैं उनको भी मान्यता दे देंगे। और साथ में एक वादा किया कि जो मतलब माइग्रेट कर सकते हैं लोग, ये भी वादा किया कि हम ऐसा करने के लिए अलाउ कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ से गांधी ने क्या क्या सीखा? गांधी ने सीखा कि लोगों में भाग लेने की क्षमता है, उनको एकजुट कैसे कर सकते हैं, महिलाओं को और पुरुषों को एक साथ आंदोलन में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। और कई लोकप्रिय, उन्होंने ये भी सीखा कि कई अलोकप्रिय, मतलब जो पॉपुलर ना हो, अनपॉपुलर निर्णय भी कई बार लेने पड़ते हैं। और नेतृत्व कैसे किया जाता है, उसकी शैली क्या होती है उसको भी, और किस तरह से पैसे इकट्ठे करने हैं ये भी। और गलत के सामने कभी हार न मानना, सत्यवादिता, अहिंसकता और निडरता, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। संघर्ष में कष्ट सहना, संघर्ष में बुरा करने वालों के साथ प्रेम करना, ये इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका में ही सीखा था इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी ना झुकना। तो ये था गांधी का साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल था। आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे जो गांधी का इंडिया में पीरियड है 1915 से। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा और बाकी भी बने रहिए चैनल के साथ और हम चलते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी TGT के एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पर पूरा मटेरियल मिलने वाला है। हमारे और भी बहुत से साथी हैं जो इसकी प्रेपरेशन करवाएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।